आपके नए क्लास और नए एकेडमिक सेशन में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5 हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पाठ नंबर 1 राख की रस्सी पढ़ेंगे। ये कहानी तिब्बत के लोक कथा पर आधारित है। लोक कथा वो होती है जो किसी क्षेत्र के लोग जनरेशन टू जनरेशन सुनाते आए हैं। दादाजी अपने बच्चों को, बच्चे अपने बच्चों को और फिर वो बच्चे उनके बच्चों को सुनाते आए हैं। क्या आपको पता है कि तिब्बत को दुनिया की छत भी बोला जाता है? ऐसा क्यों? हमारे घर की छत जैसे बहुत ऊंचाई पर होती है, वैसे तिब्बत भी बहुत ही ऊंचाई वाला इलाका है, जैसे बड़े बड़े माउंटेन्स से घिरा हुआ। हम लोग जहाँ पे रहते हैं उसे मैदान कहा जाता है। हम जमीन पे रहते हैं, लेकिन तिब्बत जो है वो जमीन के लेवल से बहुत ऊपर के लेवल पे मौजूद है। लेकिन इसे हिल स्टेशन भी नहीं कहते, क्योंकि ये माउंटेन्स पे नहीं है। तिब्बत पठार पे स्थित है। पठार एक ऐसी जगह होती है जो माउंटेन्स से नीचे होती है और मैदान से ऊपर होती है। यहाँ के लोग हमेशा गर्म कपड़े पहने हुए रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है। और तिब्बत कहाँ पे है? ये है हमारा प्यारा भारत, इंडिया। इंडिया के ऊपर एक देश है नेपाल, और नेपाल के ही ऊपर आता है तिब्बत। तो चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को। तिब्बत के लोगों के नाम भी बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। ये कहानी तिब्बत के राजा के मंत्री के बारे में है और उनका नाम है लोनपोगार। लोनपोगार मंत्री जी। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा यानी कि 32nd राजा सोनगवसेन गापो के मंत्री थे। मंत्री मतलब वो इंसान जो किसी राजा के दरबार में उन्हें सजेशंस देता है, सलाह मशवरा करता है। लोनपोगार भी वैसे ही मंत्री थे और वो बहुत खास थे। किनके मंत्री थे? 32वें राजा सोनगवसेन के। मंत्री जी अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। चालाकी यानी कि उनकी बुद्धिमानी, उनकी इंटेलिजेंस, और हाजिर जवाबी का मतलब होता है किसी भी बात का उत्तर तुरंत दे देने की क्षमता, बिना सोचे समझे, बिना समय गवाए, बिना टाइम लिए। ज के नीचे बिंदु लगती है तो उसका उच्चारण ज हो जाता है, इसीलिए हाजिर जवाबी यानी कि इंस्टेंटली रिप्लाई करने की शक्ति। इस एबिलिटी के लिए लोनपोगार मंत्री जी दूर दूर तक मशहूर थे, फेमस थे, प्रसिद्ध थे। उनके सामने कोई भी टिकता नहीं था। टिकता नहीं था मतलब कोई भी उनसे कोई सवाल करे तो लोनपोगार मंत्री तुरंत उसका जवाब दे देते थे। कोई भी उन्हें हरा नहीं पाता था। जैसे कि हमारे देश में अकबर बीरबल की कहानी तो आपने पढ़ी होगी। बीरबल बहुत इंटेलिजेंट थे, हर प्रश्न का तुरंत ही जवाब दे दिया करते थे। वैसे ही लोनपोगार मंत्री थे। चैन से उनकी जिंदगी चल रही थी। चैन से मतलब शांति से, पीसफुली उनकी जिंदगी चल रही थी। लेकिन वह अपने बेटे से बहुत चिंतित रहते थे। मगर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। चिंता का विषय मतलब हमेशा लोनपोगार जी अपने बेटे के बारे में ही सोचते रहते थे। ऐसा क्यों? कारण यह था कि वह, उनका जो बेटा था, वो बहुत भोला था। भोला होने का मतलब है मासूम, सीधा साधा, इनोसेंट, जो बहुत ही सरल होता है। अच्छा इंसान जो किसी भी तरीके की ट्रिक को या फिर कनिंगनेस को नहीं पहचानता। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। होशियारी मतलब बुद्धिमानी, चालाकी उसमें बिल्कुल भी नहीं थी। किस समय किसके साथ कैसे बात करनी चाहिए वो बिना सोचे समझे बिल्कुल सच्चाई जो है वही बोल दिया करता था। और उसी भोलेपन की वजह से लोनपोगार मंत्री जी परेशान रहते थे। वो सोचते थे, लोनपोगार ने सोचा मेरा बेटा बहुत सीधा साधा है। सीधा साधा मतलब मासूम, भोला भाला होना। मेरे बाद इसका काम कैसे चलेगा? मेरे बाद मतलब लोनपोगार जी जब इस दुनिया में नहीं रहेंगे तब उनके बेटे का काम कैसे चलेगा? मतलब वो क्या नौकरी करेंगे, कैसे पैसे कमाएंगे, अपनी जिंदगी का खर्चा कैसे चलाएंगे? क्योंकि वो तो बहुत भोले भाले थे, कोई भी बड़ी आसानी से उन्हें बेवकूफ बना सकता था। काम चलाने का मतलब होता है जिंदगी चलाने का मतलब। एक दिन लोनपोगार ने अपने बेटे को 100 भेड़े देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर चले जाओ। 100 मतलब 100 और भेड़े मतलब शीप।
जब एक भेड़ होगी, 1 शीप, तो उसे हम भेड़ कहेंगे, और जब बहुत सारे होंगे तो उन्हें हम भेड़े, जो कि प्लूरल हो जाता है, भेड़े कहेंगे। तो लोन पोगार ने भी सोचा कि अपने बेटे को थोड़ा इंटेलिजेंट बनाने के लिए, थोड़ा बुद्धिमानी सिखाने के लिए, तो उन्होंने अपने बेटे को 100 शीप्स दिए और कहा कि तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, यानी कि सिटी जाओ। शहरों में गांव के मुकाबले बहुत ही ज्यादा नौकरी के अवसर होते हैं, अपॉर्चुनिटीज होता है, फैसिलिटीज होता है। लोन पोगार जी भी यही सोचते थे कि शहर में जाके अपने बेटे को कुछ काम धंधा सिखाने के लिए एक अवसर बनाया जाए, उसे होशियारी सिखाने के कुछ मौके दिए जाए। इसीलिए उसने अपने बेटे को 100 शीप्स दिए और उन्हें लेकर शहर जाने को बोला। लेकिन साथ में उन्होंने एक बात ये भी कही, मगर इन्हें मारना या बेचना नहीं, इन्हें वापस लाना और 100 जौ के बोरों को साथ में लाना। सबसे पहले जौ क्या होता है? जौ गेहूं की तरह दिखने वाला एक तरीके का अन्न होता है, खाद्य पदार्थ, जिसका आटा बना के लोग खाते हैं। ये बिल्कुल गेहूं की तरह दिखता है। फर्क इतना है कि गेहूं बिल्कुल मुलायम स्मूथ होता है, जबकि जौ थोड़ा सा खुरदुरा होता है, लंबाई में ज्यादा होता है, लेकिन उपयोग दोनों का सेम होता है। गेहूं का भी हम आटा बना के उसकी रोटी बना के खाते हैं, जौ का आटा निकाल के भी उसकी रोटी बना के कुछ लोग खाते हैं। लोन पोगार जी ने भी बोला अपने बेटे को कि तुम 100 शीप्स को लेके शहर में जाओ, लेकिन उन्हें ना तो तुम मार के बेच सकते हो और ना ही उन्हें जिंदा बेच सकते हो। लेकिन जब तुम उन्हें वापस लेकर आओगे तब तुम 100 जौ के बोरों के साथ ही वापस आओगे, यानी कि 100 जौ के बैग्स के साथ वापस आना। बोरे मतलब जूट बैग्स, जिसे आपने शायद किराने की दुकान में देखा होगा। इसके बाद उन्होंने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना कर दिया। रवाना करना मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए चल पड़ना। अपने बेटे को भेज दिया। लोन पोगार के बेटे को थोड़ी चिंता हो गई कि बिना मैं किसी शीप को सेल किए पैसे कैसे कमाऊंगा, क्योंकि जौ खरीदने के लिए भी तो पैसे की जरूरत है। ना तो मैं शीप को मार के बेच सकता हूँ, ना तो मैं उन्हें जिंदा बेच सकता हूँ, तो मैं पैसे कैसे कमाऊंगा और जौ के बोरे कैसे खरीदूंगा। ये सोचते सोचते लोन पोगार का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए उसके पास रुपए ही कहाँ थे। वह इस समस्या पर, इस प्रॉब्लम पर सोचने विचारने के लिए सड़क के किनारे बैठ गया, मगर उसे कोई भी हल यानी कि सल्यूशन उसकी समझ में नहीं आ रहा था। वो बहुत दुखी हो गया था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। आ खड़ी होने का मतलब उसके सामने आ गई। उसने पूछा, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोन पोगार के बेटे ने अपना हाल यानी कि अपनी दशा, अपनी अवस्था, उसके मन में क्या चल रहा है, वो सब लड़की को कह सुनाया। लड़की ने कहा, इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल, इसका सल्यूशन अभी निकाल देती हूँ। लड़की ने ये कहकर क्या किया, इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे। शीप कैसी होती है? एकदम फरी फरी होती है। और आपको तो ये पता ही होगा कि शीप के जो बाल होते हैं, उस बाल से क्या बनता है? स्वेटर बनता है। तो लड़की ने भी अपना दिमाग लगाया और सभी शीप्स के, सभी भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेच दिया। और जो रुपए मिले उनसे जौ के 100 बोरे खरीदकर लोन पोगार के बेटे को घर वापस भेज दिया। लोन पोगार के बेटे को लगा कि उसके पिता बहुत खुश होंगे, क्योंकि उसके पापा ने जैसा बोला था लोन पोगार के बेटे ने वैसा ही किया। मगर उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अपने बेटे की आप बीती मतलब उस पर जो घटना हुई है, अपने आप पर होने वाली घटना को आप बीती कहते हैं। बेटे के ऊपर जो आप बीती घटी थी, उस पर उसके पापा ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वह उठ के कमरे से बाहर चले गए, क्योंकि लोन पोगार तो अपने बेटे को होशियार बनाना चाहते थे। वो चाहते थे कि ये आइडिया उसके बेटे के दिमाग में आए, लेकिन उसकी मदद किसी और ने कर दी। तो इसीलिए लोन पोगार को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। दूसरे दिन लोन पोगार ने
उन्होंने अपने बेटे को फिर से बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारकर बेचना मुझे जरा भी पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को फिर से लेकर जाओ। उनके साथ जौ के 100 बोरे फिर से लेकर आना और लेकर ही लौटना। एक बार फिर से निराश लोनपोगार का बेटा शहर में उसी जगह पर जा बैठा। बेटे ने सोचा, एक बार तो शीप्स के जो सारे बाल थे, जिन बालों से ऊन यानी कि वुल बनाया जाता है, स्वेटर बनाया जाता है, वो तो सब हमने बेच दिया। अब फिर से पिताजी ने कहा है कि 100 जौ के बोरे और लाने हैं। अब क्या करेंगे? इतनी जल्दी तो बाल भी नहीं उगे थे कि दोबारा हम शीप्स के बाल काट दे। लेकिन फिर भी ना जाने क्यों उनके बेटे को यकीन था, यकीन मतलब भरोसा था कि वह लड़की उसकी मदद के लिए फिर से जरूर आएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह लड़की फिर से आई। लोनपोगार के बेटे ने उस लड़की से अपनी मुश्किल कह सुनाई और फिर कहा, अब तो बिना जौ के 100 बोरों के मेरे पिताजी मुझे घर में नहीं घुसने देंगे। लड़की ने बहुत सोचा और सोचकर बोली, एक तरीका और है। उसने भेड़ों की सींगे काट ली। सींगे यानी कि शीप्स के बड़े बड़े हॉर्न्स। सभी शीप्स के हॉर्न्स को काट लिया। शीप्स के हॉर्न से भी बहुत अलग अलग तरीके के टूल्स बनाए जाते हैं। बाजार में बहुत सारे लोग शीप्स के हॉर्न्स को भी खरीदने आते हैं। उन हॉर्न्स से तरह तरह के सामान बनाए जाते हैं। इसीलिए उस लड़की ने ये तरीका निकाला कि हम भेड़ों के सींगे काट लेते हैं और उन्हें बाजार में बेच देते हैं। और उन्हें बेचकर जो रुपए मिले, फिर से उसने जौ के 100 बोरे खरीदे और उन बोरों को लोनपोगार के बेटे को सौंप कर यानी कि उसे देकर लड़की ने उसे फिर से घर भेज दिया। लोनपोगार का बेटा तो बहुत खुश हो गया। भेड़ों को और जौ के बोरों को पिता के हवाले यानी कि पिता के पास देते हुए लोनपोगार का बेटा बहुत खुश था। उसने विजयी भाव से सारी कहानी कह सुनाई। विजयी भाव मतलब जीतने की भाव, कि देखो पिताजी, आपने सेकंड टाइम भी जो चैलेंज दिया था वो चैलेंज पूरा हो गया। मेरे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी, मैंने फिर से सींगे बेच दी और फिर से पैसे कमा के जौ के 100 बोरे मैं लेकर आया हूँ। यह बात सुनकर लोनपोगार जी फिर से थोड़े से वरीड हो गए कि अरे, मैं तो अपने बेटे को इंटेलिजेंट बनाने के लिए बार बार उसे शहर भेज रहा हूँ, लेकिन एक लड़की आके उसे आइडियाज देके उसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है। मेरा बेटा तो खुद अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख ही नहीं पा रहा है। तो पिताजी ने एक और ट्रिक लगाया। लोनपोगार ने कहा, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बना के दे। 9 हाथ लंबी मतलब आपने अपने 3rd स्टैंडर्ड में नॉन स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट पढ़ा है ना, जिसमें हम क्यूबिट, हैंड स्पैन और फुट स्पैन से कोई भी चीज का मेजरमेंट करते हैं। लोनपोगार जी भी बोलना चाहते थे, एक हाथ के मेजरमेंट जितना रस्सी आता है उतना मल्टीप्लाई बाई 9 हाथ लंबी रस्सी उस लड़की को बना के देनी है। और ऐसी वैसी रस्सी नहीं, राख की रस्सी बना के देनी है। राख यानी कि जब भी हम किसी चीज को जलाते हैं, तब जलने के बाद जो चीज बच जाती है, जिसे हम इंग्लिश में ऐश कहते हैं, उस ऐश की बनी हुई रस्सी मुझे बना के देनी है। फिर से लोनपोगार जी उस लड़की को टेस्ट करना चाहते थे, क्योंकि राख की रस्सी बनाना तो बिल्कुल असंभव है। राख क्या आपने कभी छू के देखी है? बिल्कुल पाउडरी मटेरियल है। पाउडर वाले मटेरियल से एक सख्त और स्ट्रॉन्ग रस्सी हम कैसे बना सकते हैं? लोनपोगार जी के बेटे ने भी उस लड़की के पास जाकर अपने पिता का संदेश यानी कि पिताजी ने जो मैसेज दिया है, संदेश, उसे दोहरा दिया। दोहरा दिया मतलब वही बात दोबारा उस लड़की को कह सुनाई। लड़की ने एक शर्त रखी। शर्त मतलब अपनी बात मनवाने के लिए कही जाने वाला करार, यानी कि मैं राख की रस्सी तो बना दूंगी, लेकिन बदले में आपके पिताजी को भी एक चीज करनी पड़ेगी। और वो क्या?
मैं रस्सी तो बना दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह रस्सी अपने गले में पहननी होगी। लोनपोगार ने सोचा, ऐसी रस्सी तो बनाना असंभव है, इम्पॉसिबल है। पहली बात तो वो ऐश से रस्सी बना ही नहीं पाएगी। इसीलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली लोनपोगार ने। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर के सील पर रखा। पत्थर का सील मतलब पहले के जमाने में इस तरीके के बड़े से पत्थर में मसाले कूटे जाते थे, पीसे जाते थे, तो उसे पत्थर का सिल कहा जाता है। पत्थर का एक बड़ा सा टुकड़ा। तो लड़की ने पत्थर का ऐसा एक बड़ा सा टुकड़ा लिया, उस पत्थर पर 9 हाथ लंबे मेजरमेंट जितना रस्सी का टुकड़ा रखा और फिर क्या किया, और फिर उसे जला दिया सिल के ऊपर रखे रखे। रस्सी तो पूरी जल गई, बर्न हो गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। रस्सी के शेप जैसी राख यानी कि ऐश बच गई। जब भी आपके घर में अगरबत्ती जलती है, क्या आपने नोटिस किया है, अगरबत्ती जैसे पतली सी लंबी होती है और जब वो जलने लगती है उसकी जो राख बचती है वो भी पतली सी लंबी होती है। मान लीजिए रस्सी भी जब जली तो अपने पीछे पीछे अपने ही शेप की, अपने ही आकार की रस्सी को छोड़ती हुई गई। तो फिर बनी ना राख से बनी हुई रस्सी। फिर उस लड़की ने क्या किया, सिल समेत मतलब पत्थर के साथ ही लोनपोगार के पास पहुंच गई और उसने बोला कि देखो, मैं तो राख की रस्सी ले आई हूँ, अब इसे पहन लो। और उसे पहनने के लिए कहा, लेकिन लोनपोगार रस्सी देखकर चकित रह गए, सरप्राइज हो गए। वे जानते थे कि राख की रस्सी को गले पहनना तो बहुत दूर की बात है, उसे उठाना भी मुश्किल है, क्योंकि अगर हम राख की रस्सी को या फिर राख को टच भी करेंगे तो क्या होगा, ये टूट जाएगी, बिखर जाएगी। इस राख की रस्सी को तो हम छू भी नहीं पाएंगे, हाथ लगाते ही वो तो टूट जाएगी। लड़की की समझदारी, उसकी इंटेलिजेंस के सामने लोनपोगार जी की अपनी चालाकी धरी की धरी रह गई। मतलब वो कुछ नहीं कर पाए, उनकी अपनी चालाकी वैसी की वैसी रह गई। लोनपोगार जी भी फेल हो गए। बिना वक्त गवाए मतलब बिना टाइम वेस्ट किए लोनपोगार ने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव, शादी का प्रपोजल लड़की के सामने रख दिया और धूमधाम से उन दोनों की शादी हो गई। लोनपोगार जी ने भी सोचा, अगर मेरा बेटा बहुत भोला भाला है, सीधा साधा है, उसे सच झूठ, अच्छाई बुराई, दुनियादारी इन सब चीजों की समझ नहीं है तो क्या हुआ, अगर उसकी शादी एक ऐसे ही समझदार लड़की के साथ हो जाए जो उसके परिवार को, उसके घर संपत्ति को, पैसे को, बिजनेस को अच्छी तरह से संभाल पाए, तो फिर उनका बेटा भी अपने जिंदगी में अच्छे से रह पाएगा, उसके बेटे की जिंदगी संवर जाएगी। इसीलिए उस लड़की के सामने अपने बेटे के मैरिज का प्रपोजल रखा और फिर धूमधाम से दोनों की शादी हो गई। थी ना एक अच्छा मजेदार स्टोरी। चलिए हम तिब्बत के बारे में कुछ और जानकारी सीख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप बुद्ध देव की मूर्ति को देख सकते हैं। तिब्बत में ज्यादातर लोग बुद्धिस्ट होते हैं, वो बुद्ध देव की पूजा करते हैं। हम इस लोक कथा को इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि जब भी हम किसी क्षेत्र की लोक कथा को पढ़ते हैं, हमें उस इलाके की जलवायु यानी कि वेदर, रहन सहन, वहाँ के लोग कैसे रहते हैं, क्या पहनते हैं, क्या खान पान करते हैं और कैसी संस्कृति को फॉलो करते हैं यानी कि कैसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, वो समझने में हमें हेल्पफुल होता है। तिब्बत को दुनिया की छत भी इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो मैदान से ऊपर होता है और पहाड़ों से थोड़ा नीचे होता है और ऐसी जगह पठार कहलाई जाती है। तिब्बत के पठार पर खड़े हैं ऊंचे ऊंचे पहाड़ जो हिमालय का भी हिस्सा है और ऐसे पहाड़ सिर्फ व्हाइट कलर के ही नहीं, बहुत सारे कलर्स में पाए जाते हैं और इन पहाड़ों में शाइन इतनी है कि जब भी सूरज की किरणें उन पे पड़ती है ये पहाड़ चमकते हैं। तिब्बत की हवा में नमी बहुत कम है, नमी का मतलब मॉइस्चर, यानी कि यहाँ का वेदर बहुत ही ड्राई है, खुश्क मौसम है और ऐसे ड्राई वेदर में पेड़ पौधे बहुत कम उगते हैं। यहाँ पे बारिश भी ज्यादा नहीं होती, बर्फबारी भी कम होती है,
बर्फबारी यानी कि बर्फ की बारिश। यहाँ के जंगलों में बहुत अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे और पशु पक्षी मिलते हैं और कुछ दुर्लभ यानी कि बहुत कम मिलने वाले किस्म के टाइप्स के पेड़ पौधे भी मिलते हैं। तिब्बत की जो मिट्टी है कहीं कहीं पे रेतीली है यानी कि डेजर्ट है और कहीं कहीं पे लाल, पीली और काले रंग की मिट्टी भी मिलती है। तिब्बत में बहुत सारे झील हैं। 1500 लेक्स यहाँ पे पाए जाते हैं और सबसे फेमस लेक है मानसरोवर लेक। यहाँ के घर पहले जमाने में लकड़ियों से बनाया करते थे, लेकिन आजकल लोग पत्थर, मिट्टी और सीमेंट का उपयोग भी करने लगे हैं। यहाँ पे भूकंप का भी बहुत खतरा रहता है। भूकंप यानी कि अर्थक्वेक, इसीलिए यहाँ की दीवारें थोड़ी सी अंदर की ओर झुकी हुई रहती हैं ताकि बिल्डिंग्स कम टूटे। तिब्बत का सबसे बड़ा शहर, सबसे बड़ा सिटी लहासा सिटी है। लहासा सिटी 3650 मीटर्स की ऊंचाई पर स्थित है। तो इसी के साथ हम इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म करते हैं। अपने पार्ट 2 में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को सॉल्व करेंगे। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम बहुत ही जल्दी पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद एवं आपका दिन शुभ रहे। Thanks for watching and do like, share, subscribe.